मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पाठ 9 जैव विकास में पढ़ाता हूँ विकास के चरण। और विकास के चरण में सबसे पहला है आँख का विकास। क्या है बच्चों, इसमें देखते हैं। सभी जीवों में अनेक जटिल अंग पाए जाते हैं, हम जानते हैं। वर्तमान में ये जटिल अंग जिस रूप में दिखाई देते हैं उसका एकमात्र कारण केवल डीएनए में परिवर्तन से संभव हुआ है। अगर डीएनए में परिवर्तन होता है तभी शरीर में परिवर्तन आता है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसका कारण केवल डीएनए में परिवर्तन से संभव नहीं है। जरूरी नहीं कि डीएनए में ही परिवर्तन हो, अपितु वे अनेकों पीढ़ियों में हुए परिवर्तनों का परिणाम है। इस प्रकार के एक जटिल अंग का उदाहरण आँख है। आँख का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं उसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बीज का चरण है प्लेनेरिया, जिसकी आँख अत्यंत सरल नेत्र बिंदु के समान होती है। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें मात्र एक आँख है और वो भी बहुत सरल है। तो ये जो बीज का चरण है प्लेनेरिया, इसमें सिर्फ एक आँख होती है जो बहुत सरल होती है। तो अल्पवर्धित या अत्यंत जटिल आँख का होना पंखा की तरह एक व्यापक अनुकूलन है। यह योग्यता की लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। कीट, ऑक्टोपस तथा कशेरुकी सभी में आँखें पाई जाती हैं, किंतु इनकी संरचना इन सभी जीवों में अलग अलग होती है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। इसके बाद आता है परों का विकास। पर मतलब पंख। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो एक गुण के लिए उपयोगी हैं, किंतु कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। जैसे पर, जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे ताकि ठंड से हम बच जाएं, परंतु बाद में वो उड़ने के लिए भी हमारे काम में आए। ठीक है, तो बाद में पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए, अथवा डायनासोर जो सरीसृप थे उन्होंने, तो इससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी निकटतम संबंधी सरीसृप है। पक्षी और सरीसृप दो निकटतम कड़ियां हैं। कृत्रिम चयन अगला टॉपिक है। कृत्रिम चयन, चयन मतलब सिलेक्शन, चुनना। कभी कभी बहुत अधिक भिन्न दिखाई देने वाली संरचना भी एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है। जीवाश्म के अंगों की संरचना का अध्ययन करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। जैसे 2000 वर्ष से ही मनुष्य जंगली गोभी को सब्जी के लिए उगाता रहा है, उससे चयन द्वारा विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु इसे प्राकृतिक वर्ण न कहकर कृत्रिम चरण कहेंगे। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई। इसी क्रम में बंध्य पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने चौड़ी पत्तियों को पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो यह जान पाना मुश्किल था कि उपरोक्त सभी का विकास समान जनक से हुआ है। बच्चों, जिस चीज़ का हम चयन करते हैं हम उसे विकसित करना चाहते हैं, तो विकास में चयन का भी एक बड़ा महत्व है।
विकासीय संबंध खोजने के लिए उस मौलिक परिकल्पना पर विचार करते हैं जो जनन के दौरान यानी डीएनए में होने वाले परिवर्तन का कारण घटित होता है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न जातियों के डीएनए की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि जाति के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। आज विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। अब आता है, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। विकास जो है यानी इवोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस और इवोल्यूशन, विकास और प्रगति दोनों समान नहीं है। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों, समझेंगे। जाति के वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है। अतः ऐसा नहीं है कि नई जाति के उद्भव के लिए पहली जाति विलुप्त हो जाए। ठीक है, कोई नई जाति बनती है तो इससे जरूरी नहीं है कि पहले वाली जो जाति है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई जाति अपनी पूर्व जाति से उत्तम हो। कोई जो नई जाति आई है जरूरी नहीं है वो पहले से अच्छी हो। केवल प्राकृतिक वर्ण व आनुवंशिक विचलन से संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी, ऐसी जाति बनी जिसके सदस्य पहली जाति के साथ जनन में असमर्थ है। अर्थात यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास किसी चिंपैंजी से हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बल्कि पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे। तो दोनों के पूर्वज समान थे, दोनों से अलग अलग जाति का विकास हो गया। वे ना चिंपैंजी की तरह थे और ना ही मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं कि पूर्वज से अलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हुई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों जातियों का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक जाति का वर्तमान स्वरूप बना है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास के समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि पहले अभिकल्प अदक्ष है, लेकिन अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु बहुत सरल है। विषम पर्यावरण में विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत, अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, बल्कि जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक जाति है। हम सोचते हैं कि सभी जीवों के परिवर्तन जब होता चला गया, विकास जब होता चला गया, तो लास्ट में मनुष्य बना। ये सही नहीं है, बल्कि हमसे भी ज़्यादा विकसित जातियां हैं। ठीक है, भले ही उनमें इतना दिमाग ना हो जितना हमें है, लेकिन उनमें क्षमता हमसे कहीं ज़्यादा है।
इसके बाद है मानव विकास। क्या है मानव विकास? उल्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं देखी गई है। ये विविधताएं इतनी अधिक और स्पष्ट हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद, भूरा कहा जाता है। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त प्रमाण यह दर्शाते हैं कि आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही जाति के सदस्य हैं। हम सभी का विकास अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव की जो जाति है वो होमो सैपियंस है। सदस्यों को वहाँ पर खोजा जा सकता है, वहाँ पर अफ्रीका में उनके प्रारंभिक सदस्यों। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्भ में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे संसार में फैल गए। अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्व एशिया सारे में फैल गए। वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया, इसलिए अलग अलग मार्गों से अलग अलग द्वीपों में चले गए। वे विभिन्न समूहों में काफ़ी आगे तक, काफ़ी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर अलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर फिर मिल गए। जाने आने का ये जो क्रम है चलता रहा। इस ग्रह की अन्य जातियों की तरह ही उसकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र है तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास करते रहे। इस तरीके से मानव का विकास हुआ। तो बच्चों, इस पाठ में अब और कुछ नहीं बचा है। ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं आपका कोई अगला पाठ पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।